रजनीश जी दूसरी आईडी से जुड़ रहे हैं, कृपया 2 मिनट प्रतीक्षा करें। जी भाई साहब, आप कैमरा बंद रखिएगा, आवाज नहीं पहुंच रही है। कैमरा कैमरा बंद कर लीजिएगा। जी हाँ, अब आवाज मिल रही है? जी जी जी, पहुंच रही है, अब स्पष्ट है। जी ये तकनीकी समस्याएं हैं, इसके लिए समय की आवश्यकता और इसके साथ किस प्रकार से समन्वय होगा, इन सबको सोचते हुए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। राष्ट्रवादी संघ के प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण का यह अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब के लिए कुछ नए ढंग से सोचने, सनातन परंपरा में नए ढंग से सोचने, राष्ट्रीयता के जीवन संदर्भों में नवोन्मेष के साथ सोचने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा विश्वास है। राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सोमदत्त शर्मा जी, अनुज संघ के न्यासी डॉक्टर आनंद पाटिल जी, उपस्थित सभी बंधु भगिनी मित्रों, मैं इस अवसर पर एक अच्छा प्रतीक चिन्ह जिसमें कमल पुष्प की सुरभि है, जिसमें सूर्य रश्मियों की आभा है, लेखनी है जो सूर्याभ से प्रकाशित हो रहा है, हम सबको आजादी के अमृत महोत्सव पर इसका लोकार्पण हुआ, इसकी अनवरत याद दिलाता रहेगा। इस प्रकार से अपना प्रिय पवित्र तिरंगा भी दिखाई दे रहा है। ऐसे एक स्मृति चिन्ह के लोकार्पण पर मैं सबको साधुवाद देता हूं। और शायद ये अवसर इस बात का भी है कि राष्ट्रवादी लेखक संघ, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ को पुनर्परिभाषित किया जाए। पुनर्परिभाषा का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि हम कोई ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो पूर्व में नहीं थी। जैसा हमने कहा कि सनातनता और सनातन के साथ कोई चीज निरंतर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसमें नवोन्मेष हो, नींव पुरानी, निर्माण नया, विचार पुरातन, विचारों का उन्मेष नवीनतम। यह भारत की सनातन संस्कृति ज्ञान परंपरा का स्वाभाविक धर्म। यहां सिर्फ मैं ये इतना याद दिलाना चाहूंगा कि यह राष्ट्रवादी साहित्यकारों का अखिल भारतीय मंच नहीं है, अपितु उन लेखकों का मंच है जो भारतीय वाङ्मय का बहुशः विस्तार करना चाहते हैं। उन श्रेष्ठ लोगों का मंच है जो पूरी दुनिया से, विशेषतः हमारे पश्चिम से, यूरोप से चाकचक्य की, चमक की
हिंसक शक्ति की जो आकर्षक, उद्दाम, अनियंत्रित और अपने उद्दामता और अनियंत्रण के कारण से अंततः अनैतिकता और मनुष्य विरोधिता में परिवर्तित हो रही जीवन संस्कृति है, उस जीवन संस्कृति से अप्रभावित रहते हुए और उसका भारतीय समाज की दृष्टि से अनुकूलन करते हुए, उसका भारतीयकरण करता हुआ, उसको राष्ट्रीय संदर्भों से जोड़ता हुआ जो एक नया वांग्मय निर्मित होगा, पुरातन की नींव पर नूतन की जो रचना होगी, उस रचना के लिए संकल्पित लोगों का यह मंच है। आज ज्ञान वांग्मय के, ज्ञान संसार के सभी क्षेत्रों में नए प्रकार के पुनर्रचना की आवश्यकता तो आई है। इस दृष्टि से भी नवीनता की आवश्यकता आई है कि हम विश्व को अपना श्रेष्ठतम और विश्व के लिए समकालीन संदर्भ में उपयोगी जो हो, वह किस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं। मैं बात जब कर रहा हूं तो हम सब एक वर्ष से विविध विषयों पर आपस में सोच भी रहे होंगे, लेकिन पिछले 3 महीने दुनिया की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण, दुनिया ने बड़ी करवट ली है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का परिणाम एक नई प्रकार की सभ्यता के उदय की ओर दिखा रहा है, जिसमें राष्ट्रीयताओं को फिर से पांथिकता के आधार पर, राष्ट्रीयताओं को फिर से साम्राज्यवाद के आधार पर, पांथिकताओं को फिर से नवोन्मेष के आधार पर परिभाषित किया जाएगा, नवोन्मेषी दृष्टि से देखा जाएगा और समझा जाएगा। तो ये कैसे संभव होगा, क्यों कर संभव होगा, ये प्रश्न सबके सामने आया है। एक कालखंड था जब यह हमने मान लिया था कि लोकतंत्र की जो नई व्यवस्था पूरी दुनिया में आई है, जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, और इसके द्वारा मनुष्य को केंद्र में रख करके विचार किया जा सकता है, यह वैश्विक अवधारणा रूस यूक्रेन युद्ध के साथ मुझे तो धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दुनिया की मीडिया ने, दुनिया के सभी विचारकों ने एक बात बड़ी मजबूती से इनकार किया है कि वो कौन सा कारण था कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा था, वो युद्ध और उस युद्ध की पृष्ठभूमि चर्च ऑफ रसिया के प्रमुख और वेटिकन सिटी के पोप के बीच वैचारिक मतभेद और एक तरह से एक पांथिक युद्ध से प्रारंभ होता है, और वो भी निरंतर जारी है। एक नई प्रकार की स्थिति आई है, राष्ट्रीयताओं को समाप्त करते हुए विश्व नागरिकता को बनाने के लिए व्यापार ने मानव सभ्यता को चारों ओर से अपने आगोश में लिया है। उपासना पंथों का भी प्रयोग आज इसी के लिए किया जा रहा है। एक कालखंड था जब पूरी दुनिया में एक सभ्यताओं का संघर्ष होगा, उन सभ्यताओं के संघर्ष में पश्चिमी सभ्यता, अरबिक सभ्यता और एशियाई सभ्यता आपस में लड़ेगी, और उसके बाद एक कोई नई विश्व व्यवस्था की निर्मित होगी, इसकी अवधारणा गढ़ी गई थी। उसके साथ ही एक अवधारणा और गढ़ी गई थी कि ये महान परंपराओं का युग समाप्त हो गया है,
क्षुद्र परंपराओं का युग आया है, स्ट्रक्चरलिज्म का समापन हो गया, पोस्ट स्ट्रक्चरल इरा है, ये विखंडन का कालखंड है, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी का कालखंड है, एक महान परंपरा की निर्मित और उस महान परंपरा की निर्मित के साथ साथ क्षुद्र परंपराओं के समाप्ति की उद्घोषणा और वैयक्तिक परंपराओं की स्वीकृति, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते? वस्तुतः राष्ट्रों का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। छोटी समूह संस्कृतियों की राष्ट्रीयता बनेगी या कोई एक महान राष्ट्रीयता, एक विराट राष्ट्रीयता बनेगी? राष्ट्रीयता राजनीति के द्वारा और राज्य व्यवस्था के द्वारा निर्धारित होगी या राष्ट्रीयता सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा निर्धारित होगी? सांस्कृतिक परंपराएं विशुद्ध वैचारिक और आधारिक है या इनका भू सांस्कृतिक और वस्तुनिष्ठ जीवन में कोई भूमिका बनती है? इत्यादि ऐसे प्रश्न रहे हैं जिससे दुनिया लंबे समय से जूझ रही है। इस लंबे समय से जूझ रही दुनिया को सही दिशा में ले आने की जिम्मेदारी अगर किसी की हो सकती है तो भारत की राष्ट्रीयता को जानने, समझने और उसको स्वीकार करने वाले वांग्मय निर्माता लेखकों के द्वारा हो सकती है। और ये महान कार्य है, ये छोटा कार्य नहीं है। इसमें पीढ़ियां लगने वाली हैं, बड़ी लंबी परंपरा लगने वाली है। इसके लिए कि एक अखिल भारतीय तंत्र तो होना ही चाहिए। भारतीयता के विरुद्ध साहित्य का सृजन करने वालों लोगों ने भिन्न भिन्न नामों से अनेक लेखक संघ बना रखे थे। उसको बनाने में उनको किसी बहुत श्रम की आवश्यकता नहीं थी कि दुनिया की सभ्यता जिस ओर जा रही थी उस धारा में घूमते हुए, उस धारा में बहते हुए और उसको आत्मकृत करते हुए, आत्मस्वीकृति प्रदान करते हुए आगे की ओर बढ़ना किसी के लिए भी आसान था। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ ने जो आह्वान स्वीकार किया है, राष्ट्रवादी लेखक संघ का यह आह्वान धारा के विपरीत चलने का है। धारा के विपरीत चलना होता है तो धैर्य की भी जरूरत होती है और कुशलता की भी जरूरत होती है। धैर्य और कुशलता के साथ साथ एक चीज की और जरूरत होती है, वो जरूरत है कि जब नाव बड़ी हो, उसमें पाल और पतवार बड़ी संख्या में हो, तो एक दिशा में किस प्रकार से सभी पाल पर लगने वाली हवा शक्ति निर्मित करे, एक ही दिशा में शक्ति निर्मित करे, और किस प्रकार से सभी पतवार समवेत रूप से शक्ति निर्मित करें जिससे नाव को गति प्राप्त हो और वो लक्ष्य को प्राप्त हो। यह कार्य एक सामूहिक चेतना की भी मांग करता है। ये सामूहिक चेतना संवाद से निरंतर संवाद से निर्मित हो सकती है। ये सामूहिक चेतना निरंतर संवाद से निर्मित होने वाली दृष्टि को अपने लेखन में समाविष्ट करते हुए विविध विद्या स्थानों में इसका बहुशः उपयोग कैसे किया जा सकता है। राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी सदस्यों को यह देखना पड़ेगा कि उनके विद्या स्थान की दृष्टि से, उनके ज्ञानानुशासन की दृष्टि से, उनके नॉलेज डिसिप्लिन की दृष्टि से जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में राष्ट्रीयता का विचार, भारतीयता का विचार, भारतीय मूल्यों का विचार, भारत की वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा, भारत की यत्र विश्वम भवेत्येकनीडम की अवधारणा, भारत का यह विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः, भारत का यह विचार कि परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भारत का यह विचार
जन्म विभ्रति बहुधार्याचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथौकसम। ये सब कुछ किस प्रकार से आएगा? बहुत्व की स्वीकृति और बहुत्व की निर्मित एकत्व के अधिष्ठान पर, एक के अधिष्ठान पर होती है। तात्विक रूप से मनुष्य में विविधताओं की प्रतीति हो रही है, वह नहीं है। तात्विक रूप से उनमें एकता है। इस एकता के सूत्र हैं, इनको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और इसको विस्तारित किया जा सकता है। और सिर्फ विस्तारित नहीं किया जा सकता, इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यंजित करके दूसरों को भी जोड़ा जा सकता है। इन सूत्रों को अभिव्यंजित करते हुए दूसरों के साथ जोड़ने का जो यत्न है, वही यत्न वास्तव में राष्ट्रवादी लेखक संघ की दृष्टि से राष्ट्रीयता का यत्न है। अब ये प्रश्न तो आता रहेगा राजनीति के क्षेत्र में, हम राष्ट्रीयता का विचार करने वाले लोगों को राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत राष्ट्रवाद, यह भारत का सैद्धांतिकीकरण का एक यत्न है, जिस सैद्धांतिकीकरण को पिछले कई सौ वर्षों में तोड़ने की कोशिश की गई है। भारत की पहचान सैकड़ों वर्षों के यत्न के द्वारा, सैकड़ों वर्षों के द्वारा साहित्य और वाङ्मय निर्मिति के द्वारा धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसे विभिन्नताओं के और विरोधाभासों के एक समूह के रूप में प्रतिस्थापित करने का यत्न किया गया है। इन सब का उचित प्रत्युत्तर और विश्व को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर, यह दोनों देने की जिम्मेदारी वस्तुतः हम सब की है। मुझे विश्वास है कि व्यक्ति नेतृत्व के स्थान पर राष्ट्रवादी लेखक संघ ने समूह नेतृत्व की अवधारणा सामूहिक चर्चा और विमर्श के द्वारा एक निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया बनाई रखी है, यह वाङ्मय विस्तार की दृष्टि से, साहित्य विस्तार की दृष्टि से, ज्ञान के नवोन्मेष की दृष्टि से और हमारी स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए विविध प्रकार के मॉडल्स और प्रोटोटाइप प्रस्तुत करने की दृष्टि से उपादेय होगा। इस विश्वास के साथ, और मैं यह कह सकता हूं कि आज जो चिन्ह, प्रतीक चिन्ह हम सब ने लोकार्पित किया है, यह इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। बहुत बहुत आभार भाई साहब कि आपने चंद शब्दों में पूरी लेखक संघ की एक भूमिका और उसका जो उत्तरदायित्व है, उस दायित्व को आपने फिर से जागृत किया। हम इसी बोध के साथ आगे बढ़ेंगे और आपका सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। आपका आपकी आवाज आना बंद हो गया है आनंद जी। माइक म्यूट आवाज। जी जी, सबसे पहले तो आदरणीय आचार्य रजनीश शुक्ल जी का बहुत बहुत आभार कि अपनी व्यस्तता के समय में भी आपने इस मार्गदर्शन का ग्रहण किया और हम सबों को जागृत किया। हम आपके आभारी रहेंगे और आपका मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहेगा, इसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं और हमें विश्वास है कि आप सदैव जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं आगे भी करेंगे। अब मैं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी, जो कि कवि हैं, लेखक हैं, आलोचक हैं, निवेदन करूंगा कि अध्यक्षीय वक्तव्य दें। सोमदत्त शर्मा जी। भाई साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, पहुंच रही।
आज के प्रतीक चिन्ह लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित देश के जाने माने दार्शनिक, विचारक, चिंतक, वर्धा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परम श्रद्धेय डॉक्टर रजनीश शुक्ल जी, जो आज के हमारे विशिष्ट वक्ता भी हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आनंद पाटिल जी, संयोजन समिति के सभी सदस्यगण, स्वागतकर्ता डॉक्टर अंजू जी, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के समस्त न्यासीगण और आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी लेखक, पत्रकार, कलाकार, सभी सर्जक बंधु, आज ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। आजादी का अमृत महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं और ऐसे अवसर पर इस प्रतीक चिन्ह का लोकार्पित होना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। बहुत सारी बातें परम श्रद्धेय रजनीश शुक्ल जी ने रेखांकित की। उनके बोलने के बाद बहुत कुछ शेष नहीं रह जाता कि आप बहुत अधिक बोलने की स्थिति में होते, लेकिन फिर भी क्योंकि आदेश हुआ है इसलिए दो चार बातें मैं कहूँ। आदरणीय शुक्ल जी ने पूरे दुनिया की इस समय जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के कारण जो वातावरण उत्पन्न हुआ है, उसमें जिस तरीके की विश्व व्यवस्था विकसित हो रही है, राष्ट्रीयताओं को पुनर्परिभाषित करने की बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत सारे संकेत हैं जिन पर हमको विचार करने की आवश्यकता है, जैसे आदरणीय शुक्ल जी ने संकेत किया है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भले ही पश्चिम की दृष्टि में एक ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित हो रही है, मीडिया ने बड़ी भूमिका उसमें निभाई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया आज भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा वो है जो परिवर्तनकामी है। पश्चिम के तमाम देश, फ्रांस उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जहां परिवर्तन को बहुत महत्व मिलता है। हर 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में एक नई विचारधारा आती है और 15-20 साल में खारिज हो जाती है, दूसरी विचारधारा आती है। ये दुनिया का एक हिस्सा है जो परिवर्तनकामी हिस्सा है, जिसका निरंतरता में विश्वास नहीं है। भारत ऐसा देश है, या एशिया में कई देश ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित है, भारतीय विचारधारा से प्रभावित है, हमारी सनातन संस्कृति से प्रभावित है। वो अभी भी निरंतरता में विश्वास करते हैं और अभी भी उनके सामने इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं शेष बचा है। हमने लाख प्रगति कर ली। सबसे बड़ा कारण क्या है जो मुझे लगता है? पहली बात तो यह है कि पश्चिम की जितनी भी विचारधाराएं पश्चिम से निकल करके आई है और जिनसे हम प्रभावित रहे हैं, वो तमाम विचारधाराएं मनुष्य को केंद्र में रख करके बनी है। और मनुष्य भी सामान्य मनुष्य नहीं है, वो आर्थिक मनुष्य है। भारतीय विचारधारा, जिसको हम सनातन विचारधारा कहते हैं, वो आज भी जीवन में विश्वास करता है, वो किसी मनुष्य में विश्वास नहीं करता। जीवन में विश्वास करता है, उसमें मनुष्य भी शामिल हो जाता है, लेकिन पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलचर, नभचर, ये सब उस जीवन का हिस्सा है जिसमें असंतुलन अगर पैदा हो जाए तो वैसी स्थिति पैदा होती है जैसी आज हमको दिखाई दे रही।
इसलिए पिछले दरवाजे से ही सही, लेकिन दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी शब्दावली में वो भारत से ले जाकर के अपनी शब्दावली में परोस रहे हैं और उनको ख्याति मिल रही है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम मनुष्य को केंद्र में रखें, योजनाएं बनाएं, या जीवन को केंद्र में रख करके योजनाएं बनाएं, जीवन को केंद्र में रख करके हम आगे चलें। पहली बात है। दूसरी बात जिसकी तरफ लेखकों का ध्यान नहीं जाता कई बार, वो ये है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज जिस भोगवादी दृष्टि का विकास हुआ है, भारतीय सनातन विचारधारा ये कहती है कि सृष्टि में जो भी कुछ है वो अकूत नहीं है, आज नहीं तो कल उसको समाप्त होना ही है। इसलिए हमारे यहाँ संतोष का, मितव्ययी होने का जो भाव विकसित किया गया, वो इसीलिए विकसित किया गया कि जितने ज्यादा समय तक संसाधन हम रख सके, उपयोग कर सके उनका, उतना ही अच्छा होगा मानवता के लिए भी, जीवन के लिए। और इसीलिए कई बार ये लगता है कि भारतीय विचारधारा पहले भी जितनी महत्वपूर्ण थी, आज शायद उससे अधिक महत्वपूर्ण हो गई। पिछले 70-80 वर्षों की चर्चा हुई, तमाम विचारधाराएं सामने आई है, जिसको आप उत्तर आधुनिकतावाद का दौर कहते हैं। तमाम चीजों के की मृत्यु की घोषणा कर दी गई, ईश्वर की मृत्यु हो गई, इतिहास खत्म हो गया, विचार खत्म हो गया, कविता खत्म हो गई, संगीत खत्म हो गई, परिवार खत्म हो गया। लेकिन भारत में तो सब कुछ है, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए। और अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो पश्चिम के लोग भारत में आके शादी क्यों करना चाहते? उनको यहाँ की परिवार व्यवस्था क्यों अच्छी लगती? उनको यहाँ के जो कौटुंबिक व्यवस्था है क्यों अच्छी लगती? इसका कारण सिर्फ एक और एकमात्र ये है कि उन्होंने बहुत कुछ उपलब्ध कर लिया, उसके बावजूद उनके पास शांति नहीं है, वो निरंतर कुछ खोजना चाहते हैं। इसका उत्तर उनके पास नहीं है, लेकिन भारत के पास इसका उत्तर है कि उन सबको आनंद चाहिए, और आनंद ही तो ईश्वर है। वो कैसे कहते हैं कि ईश्वर मर गया? इन तमाम बातों पर आचार्य आदरणीय रजनीश शुक्ल जी ने बहुत विस्तार से और सांकेतिक ढंग से बातें अपनी प्रस्तुत की है। आज ये विशेष अवसर है राष्ट्रवादी अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के लोगों के लोकार्पण का, प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण का। हमारे जिन मित्रों ने इस प्रतीक की परिकल्पना की है, मेरी दृष्टि में वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और बधाई के पात्र इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कलात्मक ढंग से प्रस्तुत की, वो बधाई के पात्र इस परिकल्पना के साथ इस लोक को डिजाइन किया है, वो अपने आप में अद्भुत है और उस सनातन परंपरा का बोधक है। सबसे पहले हम अगर विचार करें तो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ, ये अपने आप में, इसका जो नाम है वो अपने आप में बता देता है कि हमारी उपस्थिति सिर्फ भारत में नहीं है, तो ये कुछ कुछ हिस्सों में नहीं है, बल्कि समूचा भारत हमारी उपस्थिति के लिए खुला हुआ है। दूसरी बात जो इसमें कही है कि हम राष्ट्रवादी लेखक संघ के लोग हैं, जो राष्ट्रीय विचारधारा को, भारत की सनातन विचारधारा को मानने वाले लोग। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में अगर मैं कहूं कि राष्ट्र क्या है, तो वो 3 चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं: भूमि, जन और संस्कृति। संस्कृति यानी समान आदर्श, समान मित्र शत्रु, समान परंपराएं, समान लक्ष्य।
इतनी बातें जन के द्वारा जहां तक पहुंचे वहां तक हमारा राष्ट्र। हम भूमि को तो परिभाषित कर सकें क्योंकि वो एक देश के रूप में हमारे सामने है। तमाम देश संप्रभु देश होते हैं, हमारी उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन भारतवासी, भारत का राष्ट्रीय व्यक्ति जहां जहां जाता है वो अपने राष्ट्र को साथ लेकर के जाता है, अपनी परंपराओं को, अपने सनातन चिंतन को साथ में लेकर के जाता है। फिजी इसका उदाहरण है, मॉरिशस इसका उदाहरण है। इवन अमेरिका में जहां लोग, भारतीय लोग रहते हैं, वो अपने तरीके से अपने त्योहार, अपनी परंपराएं निभाते हैं, निर्वाह करते हैं सारी चीज। तो जहां जहां तक भारत का राष्ट्रीय व्यक्ति पहुंचता है वो अपनी सनातन परंपरा को लेकर के पहुंचता है। इसलिए ये अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ अपने आप में एक उचित नाम ही है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने जिसकी ओर संकेत किया, एक कलम इसमें हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन कलम के साथ दो चीज और जुड़ी हुई है। अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे एक कलम तो है ही, कलम के साथ साथ क्लैरिनेट का इसमें विजन भी दिया गया है। ये एक वाद्य है, बजाने वाला वाद्य। अब क्यों लिखे? जिसमें भूमि, जन और संस्कृति, इसलिए लिखे। इसी तरीके से हम जानते हैं कि चित्र भी लिखे जाते हैं। चित्र बनाए नहीं जाते, चित्र हमेशा लिखे जाते हैं। इसलिए आप जानते हैं राजपूताना शैली है, ये मथुरा राजपूताना कलम है, ये मथुरा कलम है। ये तमाम कलम की बात होती है, वहां ब्रश की बात नहीं होती। हम अपने लोक में देखते हैं कि जिस तरीके से माणने लिखे जाते हैं, भित्ति चित्र जिस तरह से लिखे जाते हैं, या हाथों पर जो 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 गोदने गोदे जाते हैं, वो सब, उन सब के लिए कहा जाता है कि लिखे जाते हैं, ये बनाए नहीं जाते। तो एक कलम जो है इसी बात का प्रतीक है कि हम लेखक हैं, सर्जक हैं। और इसमें जो क्लैरिनेट का जो एक संकेत मिल रहा है, या बांसुरी का जो संकेत मिल रहा है, वो ऐसा लगता है जैसे संगीत की परंपरा को भी हम लोग साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं। क्योंकि संगीत में भी स्वर लिपि लिखी जाती है, चाहे फिर वो वाद्य कोई भी। तीसरी एक चीज जो इसमें और दिखाई दे रही है, एक मोरपंख आपको दिखाई दे रहा है। ये मोरपंख हमारी विरासत की निशानी है। भगवान कृष्ण के मुकुट पर जो पंख लगा है, मोर मुकुट का ही, तो ये मोरपंख ही लगा रहता है। प्रोफेसर A.K. रामानुज की भाषा में अगर मैं कहूं तो देश में दो ही भाषाएं हैं, एक भाषा राम कथा है और दूसरी भाषा कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा इसमें साफ दिखाई दे रही है मोरपंख के माध्यम से, एक भाषा साफ दिखाई दे रही है मोरपंख के माध्यम से, लेकिन दूसरी भाषा हमको कमल, दिखने नहीं चाहिए, दूसरी भाषा हमको कमल के रूप में दिखाई दे रही है। भगवान राम ने जिस तरीके से तमाम विद्रूपताएं, तमाम कठिनाइयां, तमाम विसंगतियों के बावजूद एक ऐसी शक्ति को पराजित किया जो दुर्जय मानी जाती थी उस समय, लेकिन मानवता के लिए, जीवन के लिए वो अनिष्टकारी थी। तो ये कमल का जो पुष्प इसमें दिखाया गया है, ये इस बात का प्रतीक है। तीसरा, आप अगर इसमें देखें, बिल्कुल बीचों बीच में एक लौ जल रही है, उस लौ में से चिंगारियां, प्रकाश छिटक, ये सृजन और ज्ञान का प्रतीक है। और ये सृजन और ज्ञान ऐसा दो और महत्वपूर्ण चीज इसमें है। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ दो अशोक चक्र बने हुए, ये हमारी उस आधुनिक राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रतीक चिन्ह है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है, अशोक स्तंभ में भी है।
एर्निश काम करने की प्रेरणा हमको देते हैं, लेकिन हमने एक राजनीतिक तौर पर जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में हमने अपने आप को समर्पित किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने हमने अपने आप को समर्पित किया है, हम उन मूल्यों का भी संरक्षण करने का मादा रखने वाले लोग हैं। यद्यपि मैं नहीं मानता कि ये मूल्य कोई भारतीय सनातन परंपरा से अलग कोई मूल्य है। स्वतंत्रता हमारी सनातन कामना है, बंधुत्व हमारी सनातन कामना है, समानता हमारी सनातन कामना है, ये सब इसमें आपको दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त आप नीचे उसमें 2 वाक्य देख रहे हैं, वयम राष्ट्रे जाग्रयाम, ये यजुर्वेद से लिया गया है और इसका अर्थ है कि हम राष्ट्र को जागृत रखना चाहते हैं। और दूसरा ऋग्वेद से लिया गया है, राष्ट्रम धारयताम ध्रुवम, यानी राष्ट्र को स्थायित्व देने के लिए, राष्ट्रीय विचारधाराओं को स्थायित्व देने के लिए, राष्ट्रीय परंपराओं को स्थायित्व देने के लिए। तो ये एक इस तरीके की परिकल्पना इस लोगों में की गई है, इस प्रतीक चिन्ह में की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है, आप देखिए कि पहले एक घेरा है, फिर उसके ऊपर एक घेरा और है, फिर इसके ऊपर एक घेरा और है। ये ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स निरंतर पीछे की तरफ बढ़ रहा है, फिर विस्तारित होता जा रहा है। ऐसे ही ये हम एक सीमा में रह करके काम करेंगे, ये बात सही है, लेकिन हमारा विस्तार भी होगा। हम सीमाओं का अतिक्रमण राष्ट्र के नाते करेंगे, किसी देश के नाते नहीं करेंगे, राष्ट्र के नाते हम सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे। जहां जहां तक हमारे लोग हैं, जहां जहां तक भारतीयता है, जहां जहां तक भारत के लोग हैं, वे सब हमारे अपने लोग हैं और हमारे विचार को फैलाने वाले लोग हैं। इसलिए वो सब अपने हैं, चाहे फिर वो कहीं भी रहते हो, अमेरिका में रहते हो, नेपाल में रहते हो, मॉरिशस में रहते हो, कहीं भी रहते हो। तो ये एक प्रतीक चिन्ह जिन लोगों ने तैयार किया है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वे सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसकी परिकल्पना की और जिस कलाकार ने इसकी रचना की है। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से उस सर्जक को प्रणाम करता हूं। संघ में अभी संख्या कम हो सकती है, लेकिन इसमें उम्र और कला का कोई बंधन नहीं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें खाली लिखने वाले लोग नहीं है, तो इसमें तमाम कला विधाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए भी स्थान है, जो दूसरी कलाओं में अपने आप को पारंगत होते देखना चाहते हैं या है। इस तरीके से डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कहा कि एक संवाद मंच होना चाहिए, तो तमाम कलाओं के बीच में एक अंतर संवाद की स्थिति बनाने वाला ये मंच सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज आदरणीय डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन मिला, वे हमारे अपने हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत पहले से वो हमारे, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहा है। उनको मैं अगर धन्यवाद दूं तो ये शायद उनके अपनेपन के गौरव को कम करेगा, लेकिन फिर भी वे, चूंकि कार्यक्रमों की अपनी एक मर्यादा होती है, उन मर्यादाओं के तहत मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ से के न्यासी मंडल की ओर से, उसके तमाम सदस्यों की ओर से, आयोजक मंडल की तरफ से और अपनी तरफ से विशेष रूप से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो लोग इस आभासी मंच पर जुड़े हैं अलग अलग माध्यमों से, मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं, अपनी तरफ से भी और आयोजकों की तरफ से भी। को देता हूं आगे की कार्यवाही के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जिस तरह से लोगों का पूरा वर्णन किया है, उसमें सारी बातें आपने समेट ली है। निश्चय ही हम
उसी धारा में और उन प्रतीकों को उसी रूप में पुनर्स्थापित करने का, उसके पीछे जो हमारी भावधारा है उसे पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। अध्यक्ष के बोलने के बाद बोलना नहीं चाहिए, परंतु एक बात जो कहने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मित्रों, लेखक संघ की यह योजना अर्थात नवीन रूप की यह योजना बनाने में हमें लगभग 1 वर्ष लग गया, और इस 1 वर्ष में सबसे अधिक समय यदि कहीं लगा तो वो प्रतीक चिन्ह बनाने में लगा। और जैसा कि आदरणीय रजनीश जी ने और सोमदत्त भाई साहब ने जो प्रतीक चिन्ह की बात रखी कि पूरी भारतीयता झलक रही है, और उसमें निश्चय ही पूरी भारतीयता समाहित करने का हमारा प्रयास रहा। घनश्याम जी, सिद्धार्थ जी, अमन जी, अमूल्य जी, स्वर्ण दीदी, नित्यानंद जी, सर्वेश जी, सिंधु जी, मंजू जी, और जिस किसी का नाम यदि छूट रहा हो, इन सभी ने अपनी अपनी ओर से प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए सारे प्रतीक खोज खोज करके ये सारे प्रतीक आने चाहिए जिससे कि भारतीयता झलके। तो आप सबसे मेरा करबद्ध पुनः निवेदन है कि आप हमें अवश्य लिखें कि जो प्रतीक चिन्ह हमने प्रस्तुत किया है और आज जहां से हम लोग पुनः आरंभ कर रहे हैं, प्रतीक चिन्ह देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या विचार आया है। ईमेल, मोबाइल नंबर आप सबके पास उपलब्ध हैं ही, पोस्टर में हैं ही, तो आप हमें अवश्य अवगत कराइए कि आपके मन में इस लोगों को देखने के बाद क्या ऐसा भाव जागृत हुआ। अब कल्याण मंत्र की घोषणा से पहले या कल्याण मंत्र के साथ समापन से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, जिसे कि सोमदत्त जी ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था कि कार्यक्रम के अंत में आप आगे की भी घोषणा कर दीजिएगा। तो मित्रों, आगामी 1 अगस्त स्वराज्य का मंत्र देने वाले हुतात्मा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनकी पुण्यतिथि है, और हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हम अपने हुतात्माओं को यदि स्मरण नहीं करें तो ये उचित नहीं होगा। तो तिलक जी की स्मृति में अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से आगामी रविवार को अर्थात 31 जुलाई को एक स्मारक व्याख्यान हम लोग इसी ऑनलाइन पटल पर और हमारे दोनों भारत इतिहास कोश और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के फेसबुक पेज से लाइव हम लोग एक व्याख्यान करेंगे। उस कार्यक्रम में सारस्वत वक्ता के रूप में प्रसिद्ध कहानीकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी का वक्तव्य होगा, उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा आगे के लिए। कार्यक्रम ऑनलाइन ही होगा जैसा कि मैंने कहा। तो आप 31 की सुबह 11:30 का समय अपने अपने कैलेंडर में मार्क करके रखिएगा। उस कार्यक्रम से संबंधित शेष जो सूचनाएं होंगी वो आपको समूहों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। दोनों हमारे जो पेज हैं उन फेसबुक के, उसके माध्यम से भी आप तक सूचनाएं पहुंच जाएंगी। जोशी जी ने संवाद के दौरान कहा था कि तिलक से बड़ा राष्ट्रवादी भला कौन हो सकता है, और जब राष्ट्रवादी लेखक संघ अखिल भारतीय स्वरूप में आगे आ रहा है तो तिलक को भी स्मरण किया जाए और तिलक की स्मृति के साथ उनके कार्यों की, जिस तरह से उन्होंने गीता की पुनर्व्याख्या की, उसके साथ हम लोग आगे बढ़े। आप जान रहे होंगे कि अत्यंत रोचक और जागृत करने वाला व्याख्यान होगा। आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी, सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है ही, रही है और रहेगी। जो सक्रिय रूप से जुड़ना चाहते हैं, पोस्टर में दिए हुए नंबर पर ईमेल के माध्यम से एक फॉर्म, एक लिंक आपके पास चैट बॉक्स में दी गई है, उसके माध्यम से आप अपने विवरण देकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। केवल लेखन तक सीमित नहीं है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है
जो कला के विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लोक के विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको भी इसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रतीक चिन्ह में हमने उन सभी बातों का ध्यान रखा है कि सभी इसमें जुड़े और एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में साहित्य को पश्चिम कला नहीं मानता, परंतु हम लोग कला का ही अंग मानते हैं और इसलिए साहित्य के साथ साथ कला जुड़ी हुई है। आप सबका स्वागत रहेगा। अब अध्यक्ष और अतिथि महोदय की अनुमति हो तो कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। एक जरूरी सूचना ये है कि इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक रहे आनंद जी, जो अपने प्रकाशन उनके बारे में भी जरा कुछ आप बताएं तो थोड़ा ठीक रहेगा। उन सबको धन्यवाद देना हमारा फर्ज बनता है। जी, क्षमा चाहता हूं, बिल्कुल आपने जागृत किया फिर से। यह जो कार्यक्रम हो रहा है इसके कुछ प्रायोजक मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाशक मित्र जुड़े हुए हैं। लेखन का काम है तो प्रकाशकों का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रज्ञामठ प्रकाशन है जो सतत राष्ट्रीय भावधारा की पुस्तकें प्रकाशित करने में लगे हुए हैं। आदरणीय सरस त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, वे उसका संचालन कर रहे हैं। इन सभी प्रकाशकों की ओर से प्रज्ञामठ प्रकाशन, तक्षशिला प्रकाशन कमल विष्ट जी, तेज प्रकाशन कमल विष्ट जी, समन्वय प्रकाशन और एक नाम और जो छूट रहा है, अमित प्रकाशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इस अभियान में साथ होने की जो सहमति प्रदान की और जो सक्रियता आपने दिखाई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, शतशः आभार। यह अभियान इसी तरह से आगे बढ़ेगा और कई प्रकाशक मित्र जो अभी भी जुड़ना चाह रहे हैं उनका स्वागत रहेगा। लेखकों से निवेदन है कि वे जुड़ें और जोड़ें, यह हमारा सूत्र वाक्य रहा है कि जुड़ें और जोड़ें। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि अलग अलग जगह से मैं देख रहा हूं कि लगभग 100 से अधिक संख्या हो चुकी थी। आप सभी लोग जुड़े, आपने समय दिया और इस अभियान में आप सहभागी हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रजनीश शुक्ल जी का, जैसा कि सोमदत्त जी ने कह दिया है कि धन्यवाद कहना उचित नहीं है, लेकिन औपचारिकता कार्यक्रम का अपना एक संस्कार होता है, उस संस्कार के साथ हम लोग आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो बाकी तकनीकी जो टीम है उस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप में संचालित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल्याण मंत्र पढ़ा जाए जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शान्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बैठक को इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। जी जी जी।